हेलो साथियों, एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर से अपन देख रहे थे एशिया महाद्वीप के बारे में। एशिया महाद्वीप का एक पार्ट अपन कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें से लास्ट में अपन ने देखा था पठारों के बारे में, जिसमें से तिब्बत का पठार हो गया, पामीर का पठार हो गया, शान का पठार, यूनान के पठारों के बारे में अपन ने चर्चा की थी। आज भाग 2 है एशिया महाद्वीप का, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो एक टॉपिक आता है झीलों का, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला नाम आ जाता है कैस्पियन सागर। ये सागर झील है, याद रखना गाइज, ठीक है। ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं और आरपीएससी ने इसको बहुत बार पूछा गया है। कैस्पियन सागर के बारे में बात करें तो इस कैस्पियन सागर क्या है? संसार की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। किसकी है? खारे पानी की झील है। 5 देशों के साथ में इसकी सीमा लगती है। 5 देशों के साथ में सीमा लगती है। साथ में ही बात करें तो ये 2 महाद्वीपों में इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है। 3 एशिया के देश हैं और 2 यूरोप के देश हैं, ठीक है। जिसमें से बात करें 5 देश कौन कौन से आपको देखने को मिलेंगे। एक तो रूस आ गया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान। ये 5 देश हैं जिसके साथ में कैस्पियन सागर की सीमा लगती है। संसार की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। 5 देशों के साथ में इसकी सीमा लगती है। साथ में 2 कॉन्टिनेंट की सीमा इसको टच करती है, ठीक है गाइस। आगे बात करते हैं अजरबैजान के बारे में। अजरबैजान की जो राजधानी है, नाम आता है उसका बाकू, इस झील के तट पर है, ठीक है। और जो पेट्रोलियम के लिए फेमस मानी जाती है। इस झील के बारे में बात करें तो इस झील का जो तटीय भाग है वो पेट्रोलियम उत्पादन के लिए फेमस माना जाता है। कैस्पियन सागर के बारे में जितनी चीज़ें थी वो सारी मैन इंपॉर्टेंट मैंने इसमें कवर कर दी, ठीक है। आगे बात करते हैं, नाम आता है अरल सागर का। अरल सागर क्या है? ये भी एक झील मानी जाती है। ये क्या है? एशिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, याद रखना। इसका जो विस्तार है मुख्य रूप से 2 देशों में आपको देखने को मिलेगा। कजाकिस्तान, दूसरा उज्बेकिस्तान में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। आगे देखते हैं अपन, सिर दरिया और अमू दरिया नदी इसमें से गिरती हैं। कौन कौन सी 2 नदियां गिरेंगी अरल सागर में? सिर दरिया और अमू दरिया, ठीक है। सिर दरिया के तट पर उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है वो स्थित आ जाती है। जिस उज्बेकिस्तान की राजधानी के बारे में बात करें तो उसका नाम आ जाता है ताशकंद, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बेकाल झील के बारे में। तो बेकाल झील के बारे में बात करने से पहले अपन बात करें, कैस्पियन सागर और अरल सागर हैं, ये दोनों की दोनों खारे पानी की झीलें हैं। याद रखना, इनसे मिलाने वाला क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से 1 और 2, इस प्रकार से मिलाने वाला क्वेश्चन 100% बनता है। और जो एशिया महाद्वीप है ना, उसमें सबसे ज़्यादा सवाल आपके पूछे जाते हैं। अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो एशिया महाद्वीप से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। बेकाल झील के बारे में बात करें, बेकाल झील कहाँ है? रूस के साइबेरिया में स्थित है और एशिया की मीठे पानी की झील मानी जाती है। और संसार की सबसे गहरी झील है कौन सी? बेकाल झील, ठीक है। और साथ में ही बात करें तो ये भ्रंश घाटी में स्थित है, इसलिए इसका आकार में वृद्धि हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वोन गोलू की झील के बारे में। कौन सी झील? वोन गोलू। वोन गोलू झील क्या है? ये टर्की में स्थित है और संसार में सर्वाधिक लवणीय और खारी झील मानी जाती है। कौन सी झील है? वोन। आपको ये पूरा नाम भी दे सकता है, लेकिन कभी कभार पूछा जाता है ना गाइज, तो याद रखना आपको यही नाम देगा। क्या देगा? वोन झील ही देगा। तो ऊपर अपन ने पढ़ी जैसे कैस्पियन सागर, अरल सागर, ये दोनों क्या हैं? खारे पानी की। बेकाल झील है वो मीठे पानी की मानी जाती है और सबसे गहरी झील मानी जाती है। वोन झील है वो सबसे ज़्यादा लवणीय अपने साथ में रखती है, इसलिए फेमस माना जाता है। आगे बात करते हैं मरत सागर के बारे में। मरत सागर क्या है? ये इसके बारे में बात करें तो ये जॉर्डन में आपको देखने को मिलेगा और एशिया का निम्नतम बिंदु है और विश्व की दूसरी सबसे खारी पानी की झील मानी जाती है। अब आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। आपको क्वेश्चन देगा कि निम्नलिखित में से अलग कौन सा है? कैस्पियन सागर, अरल सागर, बेकाल झील और वोन झील दे देगा। ऐसा क्वेश्चन बनेगा, सेम टू सेम देख लेना, ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा। इसको क्या करोगे कि निम्नलिखित में से अलग कौन सा आएगा? जैसे कैस्पियन सागर, अरल सागर हैं और वोन झील हैं, ये तीनों की तीनों क्या हैं? खारे पानी की झील मानी जाती हैं। और बेकाल झील है वो क्या है? मीठे पानी की है। ऐसे बहुत बार पूछा गया है, आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, ये याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा आता है, नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा? गैलीली सागर। गैलीली सागर कहाँ पर है? इजराइल में है गाइज। और नेक्स्ट आता है टोनले साब। टोनले साब कहाँ पर है?
ये है कंबोडिया में स्थित मानी जाती है और दक्षिण पूर्वी एशिया के सबसे मीठे पानी की झील मानी जाती है। ठीक है गाइज, आगे बात करते हैं बीवा के बारे में। बीवा मुख्य रूप से अगर बात करें तो इंडोनेशिया में आ जाती है और ये संसार की सबसे बड़ी ज्वालामुखी निर्मित झील मानी जाती है, मतलब ज्वालामुखी से निर्मित झील है। मैंने सारी चीज़ इसके अंदर से कवर करके लिखी गई हैं, आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी, आपको मेरी उम्मीद रहेगी क्लास में ही आपको याद करवा दिया जाए। तो बात करते हैं बीवा के बारे में। ये हेन्सू द्वीप पर स्थित है। कहाँ पर है? हेन्सू द्वीप पर स्थित है और जापान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील मानी जाती है। ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं। दूसरे का नाम आ जाता है बलखस। बलखस के बारे में बात करें तो मध्य एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और कजाकिस्तान देश में मानी जाती है। ठीक है, एक और बात करते हैं। एक और कौन से का नाम आता है? इसकी कुल कहाँ पर है? किर्गिस्तान में देखने को मिलेगी और मीठे पानी की झील है। एक और याद रखना बीवा के बारे में। एक बीवा कहाँ पर थी? जापान में थी। ये बीवा कहाँ पर है? इंडोनेशिया देश में स्थित है और संसार की सबसे बड़ी ज्वालामुखी निर्मित झील मानी जाती है, या फिर इसको कह सकते हो कोल्डेरा। ठीक है, एक और बात करते हैं भारत के अंदर से। तो भारत के अंदर से आपको महाराष्ट्र के अंदर से जो ज्वालामुखी निर्मित झील देखने को मिलेंगी, एक तो पुष्कर है और दूसरी लोनार है। ये चीज़ें भी मैंने यहाँ पर लिखी गई हैं, देखो पुष्कर और लोनार हैं। ये दोनों की दोनों क्या हैं? भारत में ज्वालामुखी निर्मित झील हैं गाइज। इस प्रकार से जो एशिया महाद्वीप की जो झीलें थी मेन रूप से मैंने सारी लिखा दी गई हैं गाइज। अब बात करते हैं एशिया महाद्वीप की नदियों के बारे में। तो एशिया महाद्वीप की जो नदी आती है, पहली नदी आती है यांगटी सिक्यांग। इसके बारे में बात करें तो एशिया की सबसे लंबी नदी है, याद रखना, और विश्व की चौथी सबसे लंबी नदी मानी जाती है। तिब्बत के पठार से इसको ये निकलती है। ठीक है, और बात करें तो ये जो इस नदी के किनारे चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है और इसके तट पर वुहान और संघाई नगर स्थित है। ठीक है, साथ में ही बात करें पूर्वी चीनी सागर में गिरती है और ज्वार नदमुख ये बनाती है। मेन जो चीज़ें थी अब वो अपने देख ली। अब बात करते हैं हवांग हो नदी के बारे में। हवांग हो नदी के बारे में चर्चा करें ना गाइस, तो ये ओरिंग नोर और सोरिंग नोर झील से निकलती है यह नदी। इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करें तो वीहो, साथ में ही कौन सी आती है? वीहो की आ जाती है। चीनी सभ्यता की जन्मभूमि भी ये कहलाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसे पीली नदी कहते हैं। हवांग हो नदी है वो पीली नदी कहते हैं। पीली नदी के कहने के कारण क्या है? यहाँ की जो मिट्टी है ना वो पीली पाई जाती है, इसलिए इसका कलर है वो पीला हो जाता है, इसलिए इसको पीली नदी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखो देखने को मिलेगा, यहाँ लोएस के पठार से होकर बहती है जो पीली मिट्टी से निर्मित है। जो लोएस का जो पठार है वो किससे बना हुआ है? पीली मिट्टी से बना हुआ है, जिसके कारण ये पीली हो जाती है। और बात करें तो हवांग हो नदी है ये चीन का शोक कहलाती है। क्या कहलाती है? चीन का शोक कहलाती है। इसके तट पर बात करें तो कौन सा नगर स्थित है? इसके तट पर सोनझाओ नगर स्थित देखने को मिल जाता है गाइस। आगे बात करें तो ये जाकर कहाँ पर गिरती है? पोहाई की खाड़ी में गिरती है। पोहाई के बारे में बात करें तो इसको पीला सागर भी कहा जाता है, साथ में ही ये प्रशांत महासागर का भाग माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नदी आती है, कौन सी आती है गाइज? नेक्स्ट आएगी सिक्यांग के बारे में चर्चा करते हैं। सिक्यांग कहाँ पर है? इसके तट पर हांगकांग नगर बसा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं चाओ फ्राकाओ। ये कौन सी है? ये थाईलैंड की राजधानी बेकोंग इसके तट पर स्थित मानी जाती है। नेक्स्ट आती है आमूर। आमूर बात करें तो चीन और रूस की सीमा बनाती है। याल्लू के बारे में बात करें तो उत्तरी कोरिया और रूस की सीमा ये बनाती है। जो छोटी छोटी नदियां हैं उन्हीं के बारे में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं गया है मैंने। आगे बात करते हैं मेकोंग नदी के बारे में। कौन सी नदी आती है? मेकोंग नदी। मेकोंग नदी के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी अपन लिखने वाले हैं, तो इसको लिखो आप दक्षिणी पूर्वी एशिया। दक्षिणी पूर्वी एशिया की क्या कहते हैं? इसको डेन्यूब कहलाती है। ठीक है, और बात करें तो ये आपको कहाँ कहाँ पर इसको बहती है? तो ये चीन में बहेगी, चीन के साथ में कंबोडिया, कौन सा आ गया? कंबोडिया। कंबोडिया के साथ में लाओस में बहेगी, लाओस के साथ में थाईलैंड में भी याद रख लेना, थाईलैंड के साथ में वियतनाम। इन देशों के अंदर से इसका बहाव क्षेत्र आपको देखने को मिल जाता है बेकांग नदी का।
मुख्य रूप से बात करें तो एक चीज़ याद रखना, थाईलैंड और लाओस की सीमा ये बनाती है। ठीक है, यह थाईलैंड व कौन सा, लाओस के मध्य सीमा बनाती है। ठीक है गाइज। और बात करें इस नदी के बारे में तो विश्व के सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाली नदी घाटी इसके अंदर से आपको देखने को मिल जाती है। और दक्षिणी पूर्वी एशिया की जीवन रेखा या फिर गंगा इसको कहा जाता है। ये थोड़ा सा याद रखना, क्या कहते हैं इसको, दक्षिण पूर्वी एशिया की लाइफलाइन, जीवन रेखा, अथवा बोल सकते हो क्या कहा जाता है इसको, गंगा कहा जाता है। सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है, आपको याद रखना। और ये कहाँ से निकलती है, तिब्बत के पठार से निकलती है गाइज। कहाँ से निकलती है, लिख सकते हो आप यहाँ पर, तिब्बत के पठार से निकलती है। नेक्स्ट नदी के बारे में बात करते हैं गाइज अपन, कौन सी आती है, आठवीं का लिखो आप, यहाँ पर आ जाता है इरावदी नदी। इरावदी नदी के बारे में अपन चर्चा करें ना गाइज, तो ये म्यांमार की मुख्य नदी या फिर लाइफलाइन कहा जाता है इसको। यहाँ पर लिख सकते हो आप, म्यांमार की मुख्य नदी है। क्या है, म्यांमार की मुख्य नदी है। कौन सी, इरावदी नदी आ जाती है। इसके तट पर रंगून व मांडले स्थित है। यहाँ पर लिखो, इसके तट पर एक का तो नाम लिखना है आपको, रंगून व मांडले स्थित है। ठीक है गाइस। आगे बात करते हैं तो म्यांमार की जो अन्य नदियों के बारे में बात करें, जैसे सालविन हो गया, चिंदविन हो गया, सितांग हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। वो चीज़ें आपको थोड़ा बहुत अगर याद रखना चाहो तो रख सकते हो आप, एक्स्ट्रा में लिख सकते हो उनको। ठीक है, नौवीं बात करते हैं। नौवीं का नाम आ जाता है हेलमंद। कौन सी नदी आती है, हेलमंद आती है। और हेलमंद है कहाँ पर, ये गाइज अफ़गानिस्तान में है। तो कहाँ की नदी है गाइज, ये अफ़गानिस्तान की है। ठीक है, यहाँ पर देखो अफ़गानिस्तान में बहती है, अफ़गानिस्तान की नदी है। ठीक है, 10वीं बात करते हैं। 10वीं कौन सी लिखोगे आप, 10वीं में बहुत बार सवाल पूछा जाता है, दजला। कौन सी नदी है, दजला नदी। दजला व एक और नाम आपको देखने को मिलेगा, फरात। दजला और फरात आ जाता है। दजला और फरात हैं, ये कहाँ की नदी हैं, मुख्य रूप से बात करें तो ये इराक की हैं, इराक की नदी हैं। ठीक है, एक और याद रखना, दजला और फरात है ना, यहाँ पर क्या है, जो मेसोपोटामिया अपन हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, उस हिस्ट्री के अंदर से एक सभ्यता आती है जिसका नाम था मेसोपोटामिया सभ्यता, उसकी जन्मभूमि भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो क्या लिखोगे, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की या फिर मेसोपोटामिया सभ्यता की जन्मभूमि है, जन्मभूमि है दजला और फरात, याद रखना। ठीक है, और बात करते हैं तो एक आपको देखने को मिलेगा टिग्रिस। क्या मिलेगा, टिग्रिस के तट पर बगदाद स्थित आपको देखने को मिल जाता है। एक तट है, उस तट के बारे में लिख सकते हो आप, टिग्रिस। टिग्रिस तट पर इराक की जो राजधानी है बगदाद, वो स्थित है, बगदाद है। ठीक है, और बात करते हैं इसी के साथ में, तो क्या होता है, यहाँ पर दो नदियाँ हैं, दजला और फरात। एक तरफ से दजला आती है, दूसरी तरफ से फरात आती है। यहाँ पर एक नगर बसा हुआ है, नाम आ जाता है बसरा नगर। कौन सा आता है, बसरा नगर आपको देखने को मिल जाता है गाइज। और अगर ज़्यादा पढ़ें तो हमें देखने को मिलेगा कि जो ईरान का जो सांस्कृतिक नगर या फिर केंद्र है
साथ में ही घोड़ों और दासों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध भी माना जाता है। और ये आगे जाकर जो दजला और फरात हैं, जहाँ पर मिलने के बाद में एक नदी बन जाती है और वो जाकर कहाँ पर गिर जाती हैं, फारस की खाड़ी में गिर जाती हैं। इनका दोआब एक आपको देखने को मिलेगा, दोआब सत अल अरब का मैदान कहलाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो मेन चीज़ें थी मैंने यहाँ पर कवर करवा दी। अब बात करते हैं किसके बारे में, साइबेरिया की नदियों के बारे में। यहाँ पर लिखो साइबेरिया, साइबेरिया की नदियाँ। साइबेरिया की नदियों के बारे में जब अपन चर्चा करें तो आपको कौन कौन सी नदियाँ मिलेंगी। एक नदी तो मिल जाती है लीना नदी। कौन सी मिलेगी गाइस, लीना नदी मिल जाती है। दूसरी आ जाती है येनेसी, ठीक है। और तीसरी जो नदी बात करें तो नाम आ जाता है इर्तिस व ओब नदी। ये तीन नदियाँ आपको देखने को मिलती हैं और ये तीनों की तीनों नदियाँ हैं ना, ये जवार नदमुख का निर्माण करती है। इस प्रकार से एशिया महाद्वीप की जितनी भी नदियाँ थी मेन इंपॉर्टेंट, वो सारी चीज़ें मैंने लिखा दी। किस प्रकार से कैसे क्वेश्चन बनता है वो भी मैंने बता दिया। अब आप जाके कोई भी टेस्ट सीरीज दे लेना, एशिया महाद्वीप की जो नदियाँ से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपका जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा, अगर आपने क्लास में ध्यान दिया है तो। अब चलते हैं अपन, एक और टॉपिक दे रखा है अपने RS प्री में, नाम आता है उसका मरुस्थल। एशिया महाद्वीप के मरुस्थलों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले नंबर पर आता है अरब का मरुस्थल। कौन सा आता है, अरब का मरुस्थल आता है। अरब के मरुस्थल के बारे में चर्चा करें तो मुख्य रूप से कैसा है, ये उष्ण मरुस्थल आपको देखने को मिलेगा। कैसा है गाइज, उष्ण मरुस्थल है। आगे बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का तीसरे सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल माना जाता है। तो क्या लिखोगे, एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का तो सबसे बड़ा, वह विश्व का तीसरा, कौन सा, तीसरा सबसे गर्म मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल है। ठीक है गाइस। आगे बात करें तो है कहाँ पर, मुख्य रूप से बात करें तो ये सऊदी में है। कहाँ पर आ जाता है, सऊदी अरब देश में स्थित है अरब का मरुस्थल। अब बात करें तो जो सऊदी अरब है ना, इसके दो भाग हैं। अरब के मरुस्थल के दो भाग आपको कौन कौन से देखने को मिलेंगे, उन्हीं के बारे में बात करें तो एक का नाम आ जाता है रूब अल खाली, एक भाग ये है। दूसरे भाग में बात करें तो दूसरे का कौन सा आएगा, रूब अल नफद, ये इसका दूसरा भाग आ जाता है। इस प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है अरब के मरुस्थल को। अब बात करते हैं एशिया महाद्वीप के सेकंड मरुस्थल के बारे में। देखो गाइज, मैं आपको एकदम सरल तरीके से पढ़ा रहा हूँ। RS प्री से रिलेटेड जितना भी आपका जो सिलेबस है उसको कवर करते हुए मैं पढ़ा रहा हूँ। आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हो, ऐसा किसी ने भी नहीं पढ़ाया होगा। मैंने पॉइंट टू पॉइंट मैं आपके साथ में बात कर रहा हूँ, ठीक है। और साथ में आपको PDF फाइल प्रोवाइड करा रहा हूँ। मेरा मेन मकसद है कि आपके 3 से 4 सवाल जो वेटेज रहता है RS प्री का, वो सारे के सारे सही हो जाएं। आगे बात करते हैं ईरान के मरुस्थल के बारे में। किसका, ईरान का मरुस्थल। कौन सा है गाइज, ईरान का मरुस्थल। ईरान का मरुस्थल है, ये भी आपको पता है कैसा है, उष्ण है, उष्ण मरुस्थल है। जिस प्रकार से अपन ने अरब के मरुस्थल के दो भाग देखे थे, इसके भी दो भाग होते हैं, दो भाग इसके आपको देखने को मिलेंगे। पहले का नाम लिखो, इसी से सवाल जरूर बन सकता है, याद रखना। नाम आ जाता है दसत, दसत ए कबीर। दूसरे का नाम आ जाता है दासत ए लूट। ये दो भाग इसके आपको देखने को मिलेंगे। इस मरुस्थल के अंदर जो ईरान का जो मरुस्थल है ना गाइज, यहाँ पर जो हवा चलती है ना, उस हवा का नाम याद रखना, चलने वाली हवा, चलने वाली हवा क्या कहलाती है, सिस्टन कहलाती है, सिस्टन हवा। इसको थोड़ा सा याद रखना, जिससे 120 दिन की हवा भी कहते हैं। याद रखना, क्या कहते हैं, 120 दिन की हवा।
की हवा भी कहा जाता है, कहा जाता है। तीसरा आ जाता है ईरान के मरुस्थल के बाद में तीसरा कौन सा लिखोगे? तुर्कमेनिस्तान का एक मरुस्थल आता है, उसका नाम याद रखना, क्या नाम आता है? कराकुम। कराकुम मरुस्थल के बारे में बात करें तो ये मुख्य रूप से कहाँ पर है? ये शीत मरुस्थल है। पहले तो ये लिखा जाए, कैसा है? शीत मरुस्थल है। पहले वाले अपन पढ़ रहे थे उष्ण मरुस्थल, ये लेकिन ये क्या है? शीत मरुस्थल है। कहाँ पर है? तुर्कमेनिस्तान में। कहाँ है गाइस? तुर्कमेनिस्तान में है। पहले मैं इस चीज़ पर काम करता हूँ, काम करने के बाद में आपके पास में क्लास लेकर आता हूँ, ऐसे नहीं कि मुँह उठाया चल दिया। आगे बात करते हैं। कराकुम के बाद में एक और के नाम आ जाता है किजीकुलम। कौन सा लिखोगे? किजीकुम। इसके बारे में बात करते हैं अपन। ये कहाँ पर है? ये उज्बेकिस्तान में है। कहाँ है लाडले? उज्बेकिस्तान में। और बात करें तो ये कैसा है? ये शीत मरुस्थल है, शीत मरुस्थल है। नेक्स्ट और लिख लो फिर। चौथा हो गया। पांचवा कौन सा बच गया? पांचवा बच गया टकला मकान। टकला मकान पिछली बार आरएस में पूछा गया था, याद रखना। ये कहाँ पर है? ये पश्चिमी चीन में है। कहाँ पर है? पश्चिमी चीन में। कैसा है? ये शीत मरुस्थल है गाइस, शीत मरुस्थल है। छठा बात कर लेते हैं गोबी। ये बहुत बार पूछा जाता है। गोबी का मरुस्थल कहाँ है? मंगोलिया। कहाँ है लाडले? मंगोलिया में। और बात करें कैसा है? ये शीत मरुस्थल है, ठीक है, गोबी का मरुस्थल। और लिख सकते हो इसी के बारे में। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा शीत मरुस्थल माना जाता है, ये भी लिखो आप यहाँ पर। विश्व का दूसरा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। और कौन सा है? शीत मरुस्थल आ जाता है। एक और बात कर लेते हैं फिर, सातवां एक और बच जाता है जिसका नाम लिख सकते हो आप, नेगव। कौन सा आता है? ये कहाँ पर है? ये इजराइल में आ जाता है। कहाँ आएगा गाइस? इजराइल में आ जाता है। और ये मुख्य रूप से बात करें तो कैसा है? शीत मरुस्थल है। कैसा है लाडले? शीत मरुस्थल है। इस प्रकार से एशिया महाद्वीप के जितने भी मरुस्थल थे वो सारे के सारे मैंने बता दिए, कौन सा शीत और कौन सा उष्ण है, ठीक है। इन सवालों से एक दो सवाल आपको ज़रूर मिलेगा। और बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत किसके बारे में? एशिया महाद्वीप के जनजातियों के बारे में देख लेते हैं। जनजातियाँ, जनजातियों की जब चर्चा होती है तो पहली जो जनजाति आती है एशिया महाद्वीप की, उसका नाम आता है युकाधीर। युकाधीर भी बोल सकते हो या फिर इसको बोल सकते हो इन्युत। क्या बोल सकते हो? इन्युत भी बोला जाता है। ये जनजाति है, ये साइबेरिया में रहने वाली है। कहाँ पर रहती है? साइबेरिया, साइबेरिया में रहती है, ठीक है गाइस। आगे बात करें इसी के बारे में। इनके जो मकान है ना वो क्या कहलाते हैं? मकान होते हैं वो इग्लू कहलाते हैं, इग्लू कहलाते हैं। इग्लू वो होते हैं जो बर्फ़ से बनाए जाते हैं, ठीक है। और मुख्य रूप से बात करें जो साइबेरिया जनजाति है, ये युकाधीर जनजाति है, ये क्या करती है? कच्चा मांस खाने के लिए फेमस मानी जाती है, पका के मांस को नहीं खाती है, ठीक है। इनका जो पालतू पशु है उसके बारे में बात करें तो कौन सा आता है? रेनडियर आता है। ये इस पशु को पालते हैं। और बात करें तो इसकी जो आखेट है वो जनजाति आती है, आखेटक जनजाति इसको बोला जाता है। आगे बात करते हैं दूसरी जनजाति एशिया महाद्वीप की, नाम आ जाता है सेमांग। कौन सी आती है लाडले? सेमांग आती है। ये मुख्य रूप से बात करें तो मलेशिया, कहाँ पर? मलेशिया व इंडोनेशिया, इंडोनेशिया यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ये भी क्या है? आखेट जनजाति पर आपको देखने को मिलती है। तीसरी बात कर लेते हैं अपन। तीसरी कौन सी लिखोगे? सकाई। तीसरी हो जाती है सकाई। सकाई कहाँ पर है? ये क्या करती है? ये भी आपको मलेशिया में देखने को मिलती है और फूंक वाली नली से शिकार करना देखने को मिलता है। मतलब क्या होता है
कि ऐसी सी एक इनके पास में नली रहती है, उसमें से एक छोटा सा तीर डाला जाता है जिसके आगे जहर लगाया जाता है और यहाँ से वो बंदा है वो फूंक मारता है और वो जाके अपने टारगेट पर जाकर लगता है। ठीक है, इस प्रकार से शिकार करना ज़्यादा फेमस माना जाता है इनका। ठीक है, तो इस प्रकार से वैसे ही आपको टारगेट रखना है कि आपको RS प्री निकालना है। प्री निकालोगे तो मेंस की तैयारी करना, बढ़िया तरीके से आप SDM बन जाओगे। फोकस रखना है अपने काम पर। सकाई के बारे में बात करें तो सकाई कहाँ पर आपको मिलेगी? मलेशिया में। कहाँ है लाडले? मलेशिया में। आगे बात करते हैं, चौथी जनजाति आ जाती है कौन सी? वेददा। इसके बारे में बात करें तो ये श्रीलंका में आपको देखने को मिलेगी। कहाँ मिलेगी? श्रीलंका में। पांचवी जनजाति बात करते हैं, नाम आ जाता है कौन सी? आइन। आइन को एक और नाम बोला जाता है एनु। ये मुख्य रूप से आपको जापान में देखने को मिलेगी। कहाँ मिलेगी लाडले? जापान में। छठी और बात कर लेते हैं फिर एक और। छठी जनजाति कौन सी लिखोगे आप? छठी जनजाति आ जाती है, नाम आ जाता है उसका तार तार। कौन सी आएगी? तार तार आएगी। ये रूस के साइबेरिया क्षेत्रों में देखने को मिलेगी आपको। रूस के साइबेरिया क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। ये छठी आ जाती है। इस प्रकार से जनजातियां आपको देखने को मिल गई। अब बात कर लेते हैं एशिया महाद्वीप के बारे में। एक थोड़ा छोटा मोटा है कृषियों के बारे में, छोटा सा टॉपिक है। जैसे स्थानांतरित कृषि है उसको किस प्रकार से बोला जाता है, तो आप यहाँ पर हेडिंग डालो स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि तो जानते होंगे ना आप कि एक जगह से दूसरी जगह करने वाली। सबसे पहले बात करें, एक एशिया महाद्वीप में स्थानांतरित कृषि का नाम आ जाता है लदांग। लदांग कहाँ पर है? लदांग स्थानांतरित कृषि कहाँ की है? ये है लाडले मलेशिया की। ठीक है, दूसरी ओर बात कर लेते हैं। दूसरे का नाम आ जाता है केजिन। केजिन कहाँ की है? ये आ जाती है फिलीपींस की। ठीक है, तीसरी ओर लिख लेते हैं अपन। तीसरी कौन सी आएगी? हुमा। हुमा कहाँ की है? ये इंडोनेशिया की है लाडले। कहाँ की है? इंडोनेशिया। चौथी ओर लिख लेते हैं अपन। चौथी कौन सी आएगी? चेन्ना। चेन्ना कहाँ की है गाइज? ये श्रीलंका की है। श्रीलंका की। पांचवी ओर लिख लो फिर, नाम आ जाता है टेंगिया। टेंगिया कहाँ की है? म्यांमार की है। ये सारी की सारी कहाँ की हैं? एशिया महाद्वीप की स्थानांतरित कृषि हैं, जिनको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे मेरे को थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल सके। ऐसे अपना क्लास कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद रहेगी क्लास एक पार्ट 2 और पार्ट 3 के बारे में। दो तो चलता ही रहे, 2 तो आज अपन कर लिया, तीसरा और चौथा 2 पार्टों में अपन एशिया महाद्वीप को कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं आपके RS प्री में। तो क्लास की PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। हर क्लास की PDF वहाँ पर उपलब्ध रहेगी। जैसे ही अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी, अपन एक शॉर्ट वे में अपन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इंडियन ज्योग्राफी को एकदम सरल वे में। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।